हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का मैं कपिल संडिले बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस नई क्लास में। जीएस क्लास, स्पेशल क्लास, डीएसएसबी पीआरटी स्पेशल क्लास हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं। आप सभी के लिए मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर की क्लासेज आ रही हैं और साथ ही साथ आपकी साइकोलॉजी की क्लासेस भी आ रही हैं। अब समय आ गया है कि हम जीएस को भी रिवाइज करना शुरू कर दें और जीएस की एक इनसाइट बनाना बहुत ज़रूरी है। जीएस की इनसाइट नहीं बनेगी तो आप सभी बच्चों को दिक्कत हो जाएगी कि असल में डीएसएसबी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कुछ बच्चे हमसे केवीएस के लिए भी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर टॉपिक वही है जो आपके सिलेबस में है। बहुत सारे टॉपिक जैसे ह्यूमन बॉडी का टॉपिक आपके सिलेबस में है। ठीक है, उसी तरीके से आपको फॉरेस्ट रिसोर्सेज का जो है आपके टॉपिक है। ठीक है, सोलर सिस्टम का भी आपका टॉपिक है। तो सारे ही टॉपिक आपको यहाँ पर कुछ कुछ रिवाइज होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखेंगे। रिवर्स का टॉपिक भी आपको रिवाइज होता दिखाई देगा। तो यू कैन ज्वाइन द क्लास। सभी बच्चों के लिए जो है ये क्लास कॉमन रहेगी। तो आप सभी बच्चे यहाँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं और उस साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है, उनको देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ रैंडम क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन का सेट होगा क्योंकि क्वेश्चन 20 आते हैं डीएसएसबी में, जीएस के क्वेश्चन। तो आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सो हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला पहला जो क्वेश्चन है वो अ, जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। इनमें से किस को ओजोन डिप्लीटिंग जो है सब्सटेंसेस कहा जाता है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स एंड मीथेन। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप सबके लिए क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैन मेड एक ऐसी गैस है जो कि रेफ्रिजरेटर में भी यूज होती है और साथ ही साथ ये एसी में भी यूज होती है। साथ ही साथ ये चीज़ें जो हैं यूज की जाती है एरोसोल्स के रूप में। जो यूज की जाती है एरोसोल्स, जो ईंधन यूज किया जाता है सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए यूज किया जाता है ना, वो उसमें यूज की जाती है। साथ ही साथ हेलोन, दे आर आल्सो काजिंग द डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ओजोन को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मीथेन गैस भी इसको दिक्कत कर रहा है। एक बार आपको इसको हिंदी में भी एक बार पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ओजोन क्षयकारी पदार्थ है? ओडीएस कह देते हैं, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। ठीक ठीक है, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स और मीथेन, ये तीनों ही है। आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे झलक दिखाई देगी कंसेप्ट की। काफी टाइम से कंसेप्ट के क्वेश्चन डीएसएसबी ने पूछने शुरू किए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी पूछना शुरू किया है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछने शुरू किए हैं। यू विल सी कॉम्बिनेशन ऑफ एनसीईआरटी एंड ल्यूसेंट बोथ बुक शेयर। मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से उठाया गया है और कौन सा ल्यूसेंट से उठाया गया, स्टैटिक जीएस का पार्ट। ठीक है, अ, आप सभी जो है अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो हमारा नाम है द फीडियाज एकेडमी। ठीक है, आप इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें द फीडियाज एकेडमी नाम से आपको चैनल मिलेगा। ठीक है, और डीएसएसबी की और केवीएस की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो यू शुड ज्वाइन आवर चैनल। आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको जो क्लासेस रेगुलर आ रही हैं उस क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल भी जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं डीएसएसबी में रिसेंट में आ रहे हैं, तो कुछ कुछ मैंने देखा है कि यूपीएससी का स्टैंडर्ड बनाने की भी कोशिश की जा रही है। पहले बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया है, आपको क्लियर हो गया, इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द वो, यानी कि डी आंसर हो गया। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन इज कंसिडर्ड एज द वेजिटेशन ऑफ द हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड की वेजिटेशन जिसको कहा जाता है माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आपको यहाँ पर ये देख के समझ में आना चाहिए कि फॉरेस्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं। पहली बात तो आपसे असल में ये फॉरेस्ट के टाइप की फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं। साथ ही साथ उनके फॉरेस्ट के जो टाइप इंडिया में मिलते हैं उनके टाइप्स के बारे में ये पूछ रहा है। हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर मिलने वाले फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट। अगर आपको पता है मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से होते हैं, ये ज्वारीय वन है, टाइडल फॉरेस्ट है। ठीक है, ये समुद्र के किनारे दलदली जमीन पर मिलते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड नहीं होता। समुद्र का लेवल तो सबसे नीचे वाला लेवल होता है, तो इस ऑप्शन को हम काट सकते हैं।
ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, ये तो आपको मिलेगा डेजर्ट के अंदर। डेजर्ट में माउंटेन्स, डेजर्ट में मिलते हैं ये ये हाई एल्टीट्यूड वाले नहीं है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जिनको कहा जाता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपको कट जाएंगे, तो हमारा आंसर यहाँ ए निकल रहा है। अब हम एक बार इसको हिंदी में देखेंगे। कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति कही जाती है? तो यहाँ हिंदी में मैं कई बार कहता हूँ, कई बच्चे कहते हैं कि सर हिंदी में ही करवाइए, कई बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश में ही करवाइए। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको माउंटेन फॉरेस्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आपको यहाँ पर्वतीय वन दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा ट्रांसलेशन। मैंग्रोव तो टाइडल फॉरेस्ट ज्वारीय होते हैं, और ये डेजर्ट वाली हो गई जीरोफाइट जिनको बोलते हैं, और ये हो गया एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि भूमध्य रेखा हाई रेनफॉल एरिया में जो है मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका आ गया ए। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका कॉमन ही टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिवर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो फ्लो ईस्टवार्ड डायरेक्शन? कौन सी रिवर है जो कि पेनिनसुलर प्लेटो की है भारत की, और जो कि ईस्ट वार्ड डायरेक्शन में बहती है? रिवर से ये टॉपिक लिया गया। आप सभी जानते हैं कि जो भारत का जो पेनिनसुला है, जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप किसको कहते हैं? ऐसे भाग को कहते हैं, भूमि का ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। प्रायद्वीप जैसा हो गया है। देखो, द्वीप तो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है, लेकिन ये प्रायद्वीप जैसा हो गया, इसलिए इसका नाम प्रायद्वीप है। देखो, दूसरी तरफ भी पानी है भारत का ये हिस्सा, और इधर भी पानी है, तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज ए पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला, भारत का प्रायद्वीप, दक्षिण का प्रायद्वीप भी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सी वो रिवर है जो कि ईस्ट की तरफ बहती है। मैप में डायरेक्शन देखते हैं तो यहाँ नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, और इधर वेस्ट होता है। तो ईस्ट की तरफ कौन सी नदी जा रही है? एक नदी होगी, बाकी नहीं होगी। ठीक है, मतलब तीन नदियां तो नहीं जा रही होगी और एक जा रही होगी, वो ढूंढनी है। अब देखिए कौन सी है। नर्मदा रिवर, आप सभी को पता है नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक प्लेटो मध्य प्रदेश से निकलती है। और विंध्य पर्वत, यहाँ पर विंध्य पर्वत है, और यहाँ पर एक और पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। इनके बीच में बहती हुई वेस्ट की तरफ बहती है। ठीक है, देखिए नॉर्मली हमारा जो प्लेटो है उसका जो ढाल है ना वो इस तरफ है। रिवर्स मोस्टली इस तरफ बहने की कोशिश करते हैं। कौन सा डायरेक्शन हो गई है? मतलब वो ईस्ट और साउथ के बीच में आने की कोशिश करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक रिवर जो ईस्ट की तरफ जा रही है, तो नर्मदा रिवर तो वेस्ट की तरफ जा रही है, ये तो कट ही गई। उसके बाद एक और, सतपुड़ा के बाद एक और रिवर जाती है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत के बाद एक और रिवर वेस्ट की तरफ जाती है जिसका नाम है तापी। ठीक है, तो तापी भी वेस्ट की तरफ जा रही है, तो हमें ईस्ट वाली ढूंढ रही है। अब ये कह रहा है कावेरी, बिल्कुल कावेरी सही है। ठीक है, कावेरी जो है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। ठीक है, और फाइनली तमिलनाडु में आकर वो जो है बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो ये देखिए ईस्ट की तरफ ही आई है, तो ये सही आंसर हो गया। नन ऑफ द वो कट गया क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी में भी अवेलेबल है, देख सकते हैं एक बार सरसरी निगाह डालकर कि प्रायद्वीपीय का जो पठार है, इसकी कौन सी ऐसी नदी है जो पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है, तो देखिए नर्मदा नदी कट गया क्योंकि ये वेस्ट की तरफ बहती है, हमने बताया। तापी नदी भी ऐसी है जो वेस्ट की तरफ बहती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कौन सी नदी जो है वो ढाल का को फॉलो नहीं करती। बाकी रिवर आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इधर जाती दिखाई देगी। दो रिवर ऐसी है जो अपोजिट डायरेक्शन में, ढाल के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि यहाँ पर धरती नीचे धसी हुई जिसे कहते हैं रिफ्ट वैली। भ्रंश घाटी इसको बोलते हैं। भ्रंश घाटी से बहते हुए नदियां चाहती हैं, इसी वजह से जो है ये ढाल को फॉलो नहीं करते हैं। तो वेस्ट की तरफ जा रही है, ये दोनों कट गए, ये हो नहीं सकता क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है कावेरी। पौधे द्वारा संश्लेषित संश्लेषित भोजन इसके रूप में जो है भंडारित होता है। एक बार कोई बच्चे घबरा ना जाए, इसको इंग्लिश में मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ। ठीक है, फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ये आपके फोटोसिंथेसिस टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस टॉपिक से लिया गया है, वहां से ये क्वेश्चन आया है। तो आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, कि सन के प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और CO2 का कम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? पौधों के लीव्स के अंदर होता है। ठीक है, जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसको कहते हैं प्लास्टिड। ये एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलता, और ये प्लास्टिड दो तरह का होता है। एक क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल, एंड अदर इज क्रोमोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, जो लीव्स का कलर होता है वो। और क्रोमोफिल होता है जो फ्लावर्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ कलर दिखाई देते हैं। जैसे आपने फोटोक्रोम चश्मे लगाए हैं,
तो उसमें आपको डिफरेंट कलर के कलर दिखाई देते हैं। उसी तरीके से ये प्लास्टिड जो है बस प्लांट सेल में होता है। इस क्लोरोफिल की जो ये साइट है इसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। तो इसमें ये क्या करता है, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और ये ग्लूकोज जो है फाइनली कम्बिनेशन करके स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टार्च इज द राइट आंसर। इसमें क्योंकि क्योंकि सेलुलोज नहीं दिया हुआ है, तो स्टार्च जो है उसके ऊपर की जो कार्बोहाइड्रेट जो और ज़्यादा जो कहते हैं ना कि हाई चेन का जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सेलुलोज कहते हैं, सेलुलोज इसमें नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया स्टार्च, नॉट फैट, नॉट प्रोटीन, नॉट ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन को आप याद रख सकते हैं कि जो हमारे लीवर के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है लीवर, तो वहां पर फैटी लीवर फिर बाद में फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टार्च। ठीक है, हिंदी में हमने इसको देख लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नोन टू हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, जैसे कुछ गूगल मीट के बच्चे भी यहाँ होंगे, उनको मैंने ये टॉपिक करवाया है ज्योग्राफी के अंदर। तो उनको एक बात कही थी कि जुपिटर और सैटर्न, इनमें अगर देखें तो अभी हाल फिलहाल सैटर्न आगे चल रहा है, सबसे ज्यादा सैटर्न के पास है। लेकिन यहाँ सैटर्न नहीं है, तो फिर दूसरे नंबर पर कौन है, जुपिटर। और इन दोनों पे, दोनों को बहुत कम ऑप्शन में डालता है, क्योंकि लगभग आसपास 2-3 सैटेलाइट का इनके बीच में डिफरेंस है, कभी ये आगे निकल जाता है कभी ये। ठीक है, इसके 82 के आसपास हो गए, इसके 79 के आसपास हो गए, तो इसलिए दोनों के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जुपिटर हमारा राइट आंसर है, जुपिटर के मैक्सिमम सैटेलाइट है। ये आपके सोलर सिस्टम का टॉपिक है। ठीक है, आप इसको एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं, ल्यूसेंट से भी कर सकते हैं। सो आई एम डिक्लेयरिंग दैट दिस क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट फॉर डीएसएसपी, डीएसएसपी के तो एग्जाम में आए हुए हैं, और केवीएस के टॉपिक्स में है ये। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नए, इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ ले, अगर आप हिंदी वाले बच्चे हैं, मातृभाषा प्रेमी, कि किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है, सबसे पहले उपग्रह को भी समझना चाहिए। ठीक है, देखिए जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जो खगोलीय पिंड, उनको तो कहते हैं प्लेनेट या ग्रह। ठीक है, लेकिन जो इन प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको कहते हैं सैटेलाइट। नेचुरली जो है उनको नेचुरल सैटेलाइट कह देते हैं। अदरवाइज अर्थ के तो आप नेचुरल एक सैटेलाइट तो है ही, ठीक है, लेकिन अर्थ के हम चारों तरफ उनमें बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी छोड़े हुए हैं। नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट हमने किसके बताए, बृहस्पति के बता दिए। ठीक है, अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की, तो दिस इज पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के टॉपिक से लिया गया है। ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना, उसके डिफरेंट सेल से लेकर और आगे बढ़ते हुए सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, जो कॉमन वर्क करती हैं। टिश्यू मिलके जो है ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और ऑर्गन सिस्टम जब काम करेंगे तो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक यूनिट, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है फंक्शनिंग की बॉडी की, सेल है। मतलब ऐसी बॉडी जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकती है, वो सेल है, कोशिका है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म बना है हमारा शरीर, तो ह्यूमन बॉडी का पार्ट है ये। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत या अग्नाशय या वृक्क या पीयूष। आपको हिंदी में समझ नहीं आएगा, तो इसके लिए एक फैसिलिटी आपके लिए है कि मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यकृत कहते हैं लीवर को, इसको जिगर भी कहते हैं। ठीक है, अग्नाशय क्या होता है, देखिए एक होता है अमाशय, अमाशय बड़ा इन पे कंफ्यूजन होता है। अमाशय कहते हैं पेट को, ठीक है, और अग्नाशय कहते हैं पेनक्रियाज को। आपकी ये जो ग्रंथि होती है ये दो तरह की होती है। एक ग्रंथि कहते हैं जिसको एंडोक्राइन, और ये होती है एक्सोक्राइन। तो ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन जो आपके ह्यूमन बॉडी के टॉपिक में है, इसको कभी सेपरेट करवाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ग्रंथि हमारे शरीर की है लीवर, और दूसरे नंबर पर पूछे तो फिर पेनक्रियाज है, कि लीवर के बाद सबसे बड़ी कौन सी है, पेनक्रियाज है। ठीक है, पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, और इससे लीवर से बाइल जूस निकलता है। जो बाइल जूस जो होता है ये गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और गाल ब्लैडर ये किस में काम आता है, फैट के डाइजेशन में। पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलती है, इंसुलिन ब्लड के अंदर जो शुगर की क्वांटिटी है उसको कंट्रोल में हेल्प करती है। अगर इंसुलिन ज़्यादा निकल रहा है तो आपके ब्लड, आपको बार बार शुगर खाने के लिए शुगर की टेबलेट खानी पड़ती है। लेकिन अगर ये कम निकल रहा है तो आपके ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाता है और आप शुगर नहीं खा सकते। तो इस तरीके से वृक्क क्या है, ठीक है, ये किडनी को कहते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि,
पिट्यूटरी को कहते हैं, जो मास्टर ग्लैंड है शरीर की, जो हमारे माइंड के अंदर है। तो ये पीयूष ग्रंथि है। एक बार ऊपर जाके आप उसको इसको हिंदी में है ना तो इंग्लिश में भी बता देते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी कौन सी है? वो लीवर है। पेनक्रियास सेकंड लार्जेस्ट है, इंसुलिन निकलता है। किडनी मैंने बताया था। और पिट्यूटरी दिस इज मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड इसको कहा जाता है, और स्मॉलेस्ट भी है ये, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं 6 क्वेश्चन कंप्लीट। हम जाते हैं 7th क्वेश्चन। दिस इज आल्सो फ्रॉम सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम से ये टॉपिक लिया गया है। पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ बट, जो ध्रुव तारा है वो कौन सी डायरेक्शन को दिखाता है, किस डायरेक्शन में हमें वो दिखाई देता है, ठीक है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में। असल में ध्रुव तारा एक तारा नहीं है, दिस इज वीनस यानी कि शुक्र है। ये शुक्र ग्रह है, ये बहुत चमकीला है। तो अगर सोलर सिस्टम के अंदर पूछे कि सबसे ब्राइटेस्ट कौन सा है, तो वो भी यही है। और सब पूछे सबसे गर्म कौन सा है, हॉटेस्ट भी यही है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए जो कंफ्यूजन वाले मैं बता देता हूँ। सन के बिल्कुल नियरेस्ट होता है बुध, ये स्मॉलेस्ट है, इसको मरकरी कहते हैं, ठीक है। और देखिए जब सबसे छोटा जो पुत्र होता है वो उसको माँ बाप बिल्कुल अपने समीप रखते हैं। छोटे बच्चे को संभाल के रखना होता है ना, तो ये सबसे नियरेस्ट पूछे तो सबसे छोटे वाला है बुध। मतलब ये सबसे नियरेस्ट भी है और साथ ही साथ सबसे छोटा भी है। दोनों चीजें आप कैसे याद रख सकते हैं? सबसे छोटे को माँ बाप अपने पास रखते हैं। दूसरे नंबर पर है वीनस और तीसरे नंबर पर है पृथ्वी। इनका साइज लगभग लगभग बराबर है, इसलिए ट्विन सिस्टर है ये। इसके पास O2 ज्यादा है और इसके पास CO2 ज्यादा है। वीनस के अंदर CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 95% इसके एटमॉस्फेयर में CO2 है। और CO2 ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके पास O2 ज़्यादा है और इसके पास CO2 ज़्यादा है, इसलिए इससे जलती है इसलिए गर्म है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये वीनस जो है वो सबसे गर्म वाला है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हुंड्रू फॉल है वो, ये हिंदी में पढ़ लिया क्या हमने? ध्रुव तारा किस दिशा को दिखाता है? उत्तर दिशा को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है कि हुंड्रू जलप्रपात किस निम्न में से किस पठार में? अच्छा, ध्रुव तारा की पे हमने एक्सप्लेन रह गया ना। ध्रुव तारा जो है हमें सुबह सुबह उत्तर की तरफ दिखा, भोर का तारा, या इसको भोर का तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार। और इसको सांझ का तारा भी कह देते हैं, सांझ को भी ये सबसे पहले दिखाई देने लगता है, सबसे ज्यादा चमकीला दिखाता है। तो ये असल में तारा नहीं है, ठीक है। दिस इज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, तो या ध्रुव तारा, पोल स्टार भी कह देते हैं। असल में ये शुक्र है, सबसे ज्यादा चमकीला है, तो उत्तर दिशा में होता है, ये सही आंसर हो गया। तो हमारा हो गया सोलर सिस्टम कंप्लीट। अब बात करते हैं हुंड्रू जलप्रपात इनमें से किस पठार में बहता है? हुंड्रू जलप्रपात सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये कौन सी नदी के ऊपर है। देखिए तिब्बत के पठार पे नहीं है, दूसरा अफ्रीका के पठार में नहीं है, और इनसे इसमें भी नहीं। असल में हुंड्रू जलप्रपात जो है वो सुबर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है। और ये झारखंड में है। और जैसे ही झारखंड का नाम आएगा तो आप बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर एक प्लेचू है जिसको कहते हैं छोटा नागपुर का प्लेचू, ठीक है। तो हमारा सही आंसर यही निकलेगा कि छोटा नागपुर के प्लेचू पर ये हुंडूर जलप्रपात है। किस नदी के ऊपर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही हो गए थे ना। अफ्रीका और तिब्बत तो है ही नहीं। तो इंडियन रिवर्स जो है, रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, उस पर ये टॉपिक पे ये क्वेश्चन आया है। यू कैन सी कि बिल्कुल सतही तौर पर सरफेशियल अप्रोच से क्वेश्चन नहीं दिए गए, अच्छे से क्वेश्चन जो है अंदर तक दिए गए। नाउ अगेन क्वेश्चन इज फ्रॉम फॉरेस्ट टॉपिक, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट, वहां से ये टॉपिक दिया गया है। यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड लूसेंट बोथ बुक, ठीक है, दोनों बुक से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि टाइप ऑफ फॉरेस्ट कौन से होते हैं और उनमें टाइप ऑफ ट्रीज कौन कौन से मिलते हैं, दो दो बताए गए हैं इसमें ट्रीज, एक है महोगनी और एक रोजवुड। दीज आर वन ऑफ द मेन ट्री स्पीसीज इन इंडिया आर कॉमनली फाउंड। ये मेन ट्री स्पीसीज है जो मेनली कौन से फॉरेस्ट में मिलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर, या ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर, या मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव तो आपने पता है, दीज आर टाइडल फॉरेस्ट, ठीक है। टाइडल फॉरेस्ट में यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका
नाम है सुंदरी। आप देखेंगे ये ट्री बहुत मिलता है पश्चिमी बंगाल के कोस्ट पर, इसलिए वहाँ सुंदरबन डेल्टा है इसी के नाम पर। तो ये टाइडल फॉरेस्ट है जहाँ पर दलदली, जहाँ पर जमीन जहाँ पर नदियाँ मिलती है जाकर समुद्र में, वो दलदली सा एरिया होता है, तो वहाँ पर ये होता है। ठीक है। और नमक के पानी में ये उगते हैं। तो ये तो कट ही गया है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो ये एग्जाम्पल जो दिए हैं ये असल में एवरग्रीन फॉरेस्ट के दिए हैं, तो इसको हिंदी में पढ़ के बताते हैं आपको। महोगनी और शीशम के वृक्ष भारत में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। ये सामान्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये। और भारत में अगर ये को देखेंगे तो ये केरला में मिल जाएंगे आपको। ठीक है। केरला में बहुत ज्यादा बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर प्लस वहां पर बारिश होती है, वहां पर ये मिल जाएंगे। ठीक है। तो दीज आर काइंड ऑफ दीज। अब है वन्य जीव सप्ताह। प्रत्येक वर्ष किस सप्ताह में मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है वन्य जीव सप्ताह किस सप्ताह में मनाया जाता है, मतलब कौन से महीने में मनाया जाता है? ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है वो कहीं आउट ऑफ सिलेबस से दिया गया है या एनसीईआरटी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी से ही उठाए जा रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, वन्य जीव सप्ताह जो है वो प्रत्येक वर्ष इसके प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। कौन से साल, कौन सा महीना है? तो नवंबर भी नहीं है, जनवरी भी नहीं, सीधा सीधा याद रखिए कि प्रथम सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। ठीक है, इसके बीच में मनाया जाता है। आप महात्मा गांधी के जन्म से जोड़ लीजिए, ये कैसे भी जोड़ लीजिए, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को। वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व एवरी ईयर इन वे फर्स्ट वीक ऑफ विच मंथ? तो ये हो गया हमारा अक्टूबर, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में वाइल्ड लाइफ वीक को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। फिर से ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन उठाया गया है। ह्यूमन बॉडी में ये क्वेश्चन दिया गया से लिया गया है। सेल का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है और सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल ऑफ द सेल कंटेन द इट्स देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? देखिए, वैसे तो कोशिका के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, हम जानते हैं इसको। लेकिन इसके साथ साथ आपको समझना है कि एक और ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मिलता है। ठीक है। जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और वहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। रेस्पिरेशन एक तो फेफड़ों में होता है। ठीक है। वहां से ऑक्सीजन आती है ब्लड के थ्रू, फिर सेल्स में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर उसी ऑक्सीजन को यूज करके, भोजन को ऑक्सीडेशन करके एटीपी बनाया जाता है, एनर्जी रिलीज होती है। दिस ऑर्गन इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ एनर्जी सिक्रीट होती है। इसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, ये बात है। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। किसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है? न्यूक्लियस के अंदर तो था, लेकिन इसका भी अपना एक अलग से जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको समझने की जरूरत है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ ग्राम सभा? लीजिए आपको, चलिए एक बार मैं इधर, कोई क्वेश्चन भी है ना, इसको हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये तो क्लियर ही हो गया है। गोल्जी बॉडी भी सेल का ही ऑर्गेनल है, राइबोसोम भी। राइबोसोम में प्रोटीन बनाया जाता है। ठीक है। प्रोटीन मेकिंग साइट कहाँ पर है? राइबोसोम है। ठीक है। गोल्जी बॉडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ ग्राम सभा? ग्राम सभा के मेंबर बनने की मिनिमम एज क्या है? तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। लोकल बॉडीज जो है ना, उससे ये टॉपिक है। ठीक है। तो ये इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और पता लगाइए कि ये क्या है, मतलब कितनी एज होनी चाहिए। आप आंसर दीजिए, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आपको भी थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए। देखिए, आपको यहाँ पे समझना है कि जो ग्राम सभा है, जो असल में ये क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ग्राम सभा है क्या। ठीक है। मोस्टली जगह क्या होता है, जैसे लोकसभा है, लोकसभा में भारत के सारे आदमी शामिल नहीं हो सकते।
वहां पर जो है आपके रिप्रेजेंटेटिव गए हुए हैं, आपको रिप्रेजेंट करने वाले लोग गए हुए हैं। ऐसे ही राज्यसभा में आपको रिप्रेजेंट करने वाले लोग गए हैं, राज्य को रिप्रेजेंट करने वाले लोग गए हुए हैं। तो दीज आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ही जगह दिखाई देती है, और वो दिखाई देती है ग्राम सभा में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। अगर आप 18 साल के हैं, 18 वर्ष के हैं, प्लस हो गए हैं, और आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है, आपने रजिस्टर करवा लिया है, देन यू आर हैव बिकम द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा में वो लोग, सभी लोग शामिल होंगे जो 18 साल के तो है ही हैं, और वोटिंग लिस्ट में उन्होंने अपना नाम डलवा लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो ऑप्शंस जो है गलत दिए, ये नो एज लिमिट, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर इसमें नहीं दिया गया। तो इस क्वेश्चंस को जो है गलत तरीके से जो है डिजाइन किया गया है। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन के लिए आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे अगर आपने ये अटेम्प्ट किया है तो। ठीक है। तो डीएसएसबी में एक आध क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन हो जाते हैं जीएस में, या टोटल में एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? इंटर स्टेट काउंसिल जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी, ताकि आपस में स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है। कोई भी स्टेट का, देखिए अगर किसी स्टेट का राज्यपाल बना दिया जाएगा तो वो अपने स्टेट को फेवर करेगा। चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा अगर उसका चेयरमैन, तो वो भी उसको अपने स्टेट को फेवर करेगा। दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है। तो ये जो है स्टेट बॉडी का पार्ट है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टेट बॉडीज। ठीक है। नेशनल बॉडी नहीं, स्टेट बॉडीज आपके सिलेबस में रहता है, वहां से ये क्वेश्चन दिया गया है। कौन चेयरमैन होता है इंटर स्टेट काउंसिल का? इसको हिंदी में पढ़ के बताता हूँ मैं। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? ठीक है। और इसका सही आंसर क्या है कि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है। ये सही आंसर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पेरियार बाघ संरक्षण क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अगर आपने रिवर्स अच्छे से की हुई है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि पेरियार रिवर कहाँ है। और पेरियार जो है, जो नेशनल मूवमेंट में अगर आपने पढ़ा है, अगर नेशनल सोशल रिफॉर्म्स पढ़े हैं, तो भी आप पेरियार को समझ पाए हैं। तो पेरियार जो रिवर है वो केरला के अंदर है, पहली बात तो केरला के अंदर ही वो टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है। बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती है। अगर आपने कहीं और दिशा में मेहनत की है तो वो आपको कहीं और जो है आपको उसका फल दे देती है। पेरियार रिजर्व, टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इंग्लिश में पढ़ लिया तो इसको केरला काउंट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट कमीशन रैंक अवार्डेड इन द नेवी? तो ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है? असल में ये डीएसएसबी के कुछ टॉपिक स्टैटिक जीएस से आते हैं, उसके फेवरेट रहते हैं। ठीक है। जैसे नोट, रुपया, जो अलग अलग टाइप के नोट्स हैं रिइश्यू किए जाते हैं करेंसी, उसके बारे में कुछ पूछ लिया जाता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म्स भी पूछ ली जाती है। हमें लगता है कि शायद ये करंट का है, लेकिन ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म्स जो है ना, ये स्टैटिक जीएस का पार्ट है। तो इनको जरूर पढ़ के जाएं। नोट जो करेंसी, डिफरेंट काइंड ऑफ करेंसी इशू की है रिसेंट में, वो कौन सी सीरीज है? महात्मा गांधी सीरीज है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे हैं तो वहाँ पर मैंने इसको शेयर भी किया है कि अगर आप रिसेंट में पेपर देने जा रहे हैं तो इनको पढ़ के जाएं, सभी नोट्स को पढ़ के जाएं, किस पे किसका फोटो पढ़ के जाएं। सपोर्ट्स जो टर्म है वो भी होती है। उसके बाद हाईएस्ट रैंक पूछा गया है नेवी में कौन से तक जा सकता है। ठीक है। कमोडोर, कमांडर जिसको कहते हैं, या कैप्टन, या विंग कमांडर, और सही है एडमिरल इज द राइट आंसर। दिस इज द हाईएस्ट रैंक जिस तक आप जा सकते हैं। ठीक है। ये हिंदी में भी क्वेश्चन यही रहेगा कि सब मैक्सिमम रैंक कौन सा हासिल किया जा सकता है अगर आप नेवी में ज्वाइन किया हुआ है तो। ठीक है। तो अब है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस एमिनेटिंग फ्रॉम द सन एब्जॉर्ब बाय द ओजोन? तो ओजोन लेयर के द्वारा जो है, देखिए ये किसका पार्ट है? ये आपकी एयर एंड एटमॉस्फेयर का पार्ट है। एटमॉस्फेयर की जो लेयर है ये उसका पार्ट है। ठीक है। एटमॉस्फेयर, अर्थ से ऊपर जाएंगे तो एक लेयर होती है जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। यहाँ पर तो मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है। उसके बाद ये वाली लेयर जो होती है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। यहाँ पर आपको एक गैस मिलती है जिसका नाम है ओजोन। तो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में बादल वगैरह नहीं, मौसम संबंधी घटना नहीं होती, तो प्लेन वगैरह यहाँ उड़ाए जाते हैं, बादलों के ऊपर लेके जाते हैं प्लेन को। यहाँ एक गैस है जिसका नाम है ओजोन। ये सूरज से आने वाली ऐसी रेज जिनको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज,
ये अल्ट्रावायलेट रेज ना बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, इतनी छोटी वेवलेंथ होती है हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाती है, तो वहाँ की स्किन कैंसर कर देती है। इसकी कई टाइप होती है, देखो ये अल्ट्रावायलेट रेज की ए, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी, ये सारी जो है इसकी टाइप होती है। अब इसने पूछा है कि किन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, किन को नहीं। देखिए यूवी ए जो है इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, यूवी बी एंड सी को कर लेता है, तो ये कट गया। ये तो देखो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता, ये तो नीचे तक आ जाती है, नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता, तो इसका कह रहे हैं कि कौन सा एब्जॉर्ब किया जाता है, ये पूछ रहा है ना। तो बी एब्जॉर्ब किया जाता है, हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी को एब्जॉर्ब कर लेता है और सी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ए को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है, तो हमारा सही आंसर बी हो गया। हिंदी में पढ़ के देखें। ये सूर्य द्वारा उत्सर्जित इनमें से कौन सी विकिरणें जो हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित की जाती है। तो आप सबको पता है ए को नहीं कर पाते, बी को कर पाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। लौह स्तंभ जिसे कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, ये कहाँ पर है? आयरन पिलर कहाँ पर है? जूनागढ़ में है, रांची में, ऐहोल में, मेहरौली में। मेहरौली में एक लौह स्तंभ है आयरन, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना है। मतलब आज से 2000 साल से, लगभग 2000 साल से वो वहां पे खड़ा है, 1700-1800 साल से स्टेनलेस स्टील का बना हुआ, और उस पे एक राजा का नाम है जिसका नाम है चंद्र, ठीक है। और ये चंद्र कोई और नहीं, ये गुप्त वंश का शासक है, गुप्त वंश का शासक जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये मेहरौली में जो आयरन पिलर है किसने बनाया है? मेहरौली का है, दिल्ली में है ये, ठीक है, वहां पर है दिल्ली में। तो ये सही आंसर हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत की रामायण किसी के द्वारा लिखी गई? हम सभी को बताया संस्कृत में रामायण जो लिखी गई पुस्तक वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। नोट कबीर, नोट तुलसीदास द्वारा तो रामचरित मानस लिखी गई है, और वो अवधी भाषा में है, ठीक है, अवधी भाषा में है, ध्यान रखना ये बात है। व्यास के द्वारा तो महाभारत लिखी गई थी, कबीर द्वारा तो कबीर के बीजक लिखे जाते हैं, ठीक है, तो ये सब कट रहे हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? वाल्मीकि। तो ये इसमें वैसे भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता था। अब हम बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है जो कि सोलर सिस्टम से लिया गया है, ठीक है। और ये क्या कहता है? एस्टेरॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज माइनर प्लैनेट्स फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ। देखिए एस्टेरॉइड्स को क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है, जो कि दो दो प्लैनेट्स के ऑर्बिट के बीच में मिलता है। जुपिटर एंड सैटर्न ये कट गया, अर्थ एंड मार्स ये कट गया, मार्स एंड जुपिटर इज राइट। देखिए क्या है कि सन से आप जैसे जैसे दूर जाते हैं, आप यहाँ पर सबसे पहला मिलता है, आपको सभी को पता है, इसका नाम है मरकरी, सबसे छोटा भी यही है। मैंने बताया था कि सबसे छोटा बच्चा पास में संभाल के रखा जाता है। फिर विनस आता है, फिर अर्थ आता है, विनस शुक्र है, अर्थ ये ट्विन सिस्टर हो गई, दोनों लगभग एक जैसी है, सबसे हॉट और सबसे ब्राइटेस्ट है। सूरज के सबसे समीपी है, सबसे छोटा भी ये है, मरकरी है। अब आ जाता है मार्स, ये धरती पुत्र कहा जाता है, रेड प्लेनेट है। लेकिन अब उसके बाद इनके बीच में ना छोटे 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 बहुत सारे क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो पूरी तरह से प्लेनेट नहीं बन पाए, और ये भी सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं, जैसे ये घूमते रहते हैं ऑर्बिट में, ऐसे ये भी और ऐसे ये भी। और उसके बाद आता है जुपिटर, सबसे बड़ा प्लेनेट, उनके बीच में एस्टेरॉयड है। तो अब मार्स और जुपिटर कहाँ है? ये रहा, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ऑल द planet in the solar system move around the sun in a circular path, elongated path, rectangular path या triangular path। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ किस आकार में घूमते हैं? वृत्ताकार पथ में, दीर्घवृत्ताकार पथ में, या आयताकार पथ में, या त्रिकोणीय पथ में? तो ये जो है आपको समझना होगा कि सन के चारों तरफ जो हम घूमते हैं डिफरेंट प्लैनेट से, वो अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार कह सकते हैं उस। तो कभी कभी अर्थ इसके बिल्कुल पास, तो बहुत पास भी होती है और कभी कभी बहुत दूर भी होती है, ठीक है। तो ये सारे प्लैनेट्स ऐसे दीर्घ वृत्ताकार में जो है घूमते हैं। सो दिस इज फ्रॉम सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सोलर सिस्टम से कई क्वेश्चन जो है डीएसएसबी ने आस्क किए, ठीक है। अब अगला जो पेपर है डीएसएसबी का प्रीवियस ईयर का, हम आपके लिए लेके आएंगे, और मुझे लगता है 80 से 90% सिलेबस केवीएस को भी मैच कर रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के, 2 क्वेश्चन तो मिले हैं,
तो उनको हम इग्नोर करें तो बाकी क्वेश्चन आपके काम के थे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। साथ ही साथ आप सभी बच्चे जो हैं, आप जो हमने केवीएस का पीआरटी का कोर्स जो शुरू कर दिया है, उसमें एनरोल कर लीजिए, क्योंकि उसकी क्लासेस कमेंस होने वाली हैं। सीटेट के रिजल्ट की वजह से थोड़ा सा शेड्यूल को हम एडजस्ट कर रहे हैं, और उस हिसाब से केवीएस की पीआरटी की जो है सिलेबस आएगा, डिलीवर होगा सिलेबस। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको क्वालिटी क्लासेस दी जाएगी, बिल्कुल सही है। और जो बच्चे डीएसएसबी की क्लासेस में एनरोल होना चाहते हैं, तो डीएसएसबी की क्लासेस पीआरटी का कोर्स हमारा जो है वो रिदम पे है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने सीटेट को क्वालिफाई किया है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब वो श्योर हो गए हैं कि वो एलिजिबल है। ठीक है, दोनों ही कोर्सेज के लिए आप दोनों ही कोर्सेज में तैयारी कीजिए, दोनों वैकेंसी की तैयारी कीजिए। ठीक है, जो भी पहले आती है और जहाँ भी आप चाहते हैं अपने चॉइस के साथ उनको सिलेक्ट कर सकते हैं फिर। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आईक्यू वाले बच्चे को भी हरा सकते हो अगर आप मेहनत ज़्यादा करते हो तो। अगर आपको लगता है कि किसी की आईक्यू ज़्यादा होती है वो क्वालिफाई नहीं, मेहनत हमेशा क्वालिफाई होगी, और ये कभी कभी हार जाता है। ठीक है, मेहनत इसको हरा देती है, श्योर हरा देती है अगर ज़्यादा की गई है। तो आप सभी बच्चों को अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और खूब मेहनत कीजिए।